चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देवात्मजा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। योग एवं आयुर्वेद के क्रम में, त्रिदोष सिद्धांत के क्रम में हम अंतिम कड़ी लेकर आए हैं, आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वात पित्त के पश्चात कफ दोष को लेकर के। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने जाना कि वात एवं पित्त क्या हैं, इसे हम कैसे पहचानें, इसके शमन के उपाय क्या हैं, आदि आदि। इसी प्रकार से हम कफ दोष के बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं इस संस्कृत निष्ठ कफ शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका संस्कृत में अर्थ करते हैं केन जलेन निष्पद्यते फलति इति कफः, अर्थात जो जल से उत्पन्न होता है वह कफ कहलाता है। कफ की मूल प्रकृति है चिकनाहट, अर्थात स्निग्धता, श्लिष्टता। जो चिपकता है वह कफ है। श्लिष्टता को कहा गया है श्लिष्यति इति श्लेषः, अर्थात जो चिपकता है वह श्लेष कहलाता है। तो कफ जैसे आप सामान्य घरों में भी देखते हैं, कहते हैं कि कफ हो गया है, कफ उत्पन्न हो गया है। तो ऐसे ही कुछ उसी अर्थ में आयुर्वेद में भी प्रयोग किया जाता है कि जो शरीर में श्लिष्टता, चिकनाहट, जो आपके शरीर में नमी को उत्पन्न करे, वह कफ है। तो किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करता है, इसका स्थान क्या है, इसके स्वाभाविक गुण क्या हैं, हम ये देखते हैं। तो कफ हमारे शारीरिक व मानसिक कार्यों को संतुलित करता है, हमें धैर्य प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, घावों को जल्दी से भरने का कार्य कफ दोष के द्वारा ही होता है। हमारे शरीर में वृद्धि करना, अलग अलग स्थानों पर जो हमारे शरीर में वृद्धि होती है वह कफ दोष के द्वारा ही होती है, क्योंकि हमारी 3 अवस्थाएं, बालकपन, यौवन अवस्था तथा वृद्धावस्था, यह तीनों स्थितियां जो हैं वह हमारे एक एक दोष के द्वारा ही संचालित होती है। जैसे जब बालक होता है, कोई नया जन्म लिया बालक है जो अभी यौवनावस्था से पहले है, जैसे बाल्यावस्था कहा जाता है, उस समय सामान्य रूप से मनुष्य की प्रकृति कफ दोष वाली होती है। वैसे ही हमने जाना था कि यौवनावस्था में पित्त प्रधान होता है तथा वृद्धावस्था में वात प्रधान होता है। तो बालपन में कफ की प्रधानता होने के कारण शरीर में वृद्धि होती है। साथ ही कफ दोष हमारे शरीर में आर्द्रता उत्पन्न करता है, नमी उत्पन्न करता है। परंतु यदि किसी कारणवश कफ में कमी आती है तो उसके दूसरे जो तत्व हैं, दूसरे जो रोग हैं, दोष हैं, वह उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात पित्त एवं वात की वजह से उत्पन्न होने वाले दोष हमारे शरीर में प्रभाव डालने लगते हैं। परंतु यदि यह तीनों अथवा यदि कफ समान अवस्था में है तो यह हमारे शरीर को बहुत ही संतुलित तथा प्रभावी ढंग से चलाने में सहायक होता है। इस प्रकार से हमने कफ दोष के बारे में जाना। आइए देखते हैं कफ कितने प्रकार का होता है तथा कफ के कौन कौन से प्रकार हैं। तो जिस प्रकार से पित्त के 5 प्रकार बताए थे, उसी से पूर्व वात के 5 प्रकार बताए थे, ऐसे ही कफ के भी 5 प्रकार होते हैं। क्लेदक, बोधक, अवलंबक, श्लेषक तथा तर्पक। इस प्रकार से 5 प्रकार बताए हैं कफ के। जिस प्रकार से पहले बताया हुआ है कि वात रोग के प्रकोपित होने से हमारे शरीर में 80 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, उसी की मात्रा को थोड़ा कम करते हुए कहा है कि पित्त दोष के प्रकोपित होने से हमारे शरीर में लगभग 40 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही कफ दोष के प्रकोपित होने से मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो आप मान सकते हैं कि कफ की भी समान अवस्था हमारे शरीर में कितनी आवश्यक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम कफ के स्वाभाविक गुण देखें कि इसका स्वाभाविक गुण क्या है तथा किसी मनुष्य में हम कफ प्रधान दोष है यह कैसे पहचानें। भारी, चिकना, चिपचिपा पदार्थ। इस प्रकार से कफ इन प्रकृतियों वाला होता हुआ मनुष्य के शरीर में भिन्न भिन्न दोषों को एवं अवस्थाओं को उत्पन्न करता है। अब किसी मनुष्य में कफ प्रधान दोष है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे?
तो किसी भी दोष की हम पहचान उसके सामान्य चाल चलन से, उसके रंग ढंग से, उसके शरीर की आकृति से, उसके बालों से, इन सब से हम उसके दोष की पहचान करते हैं। तो कफ की मूल प्रकृति है शरीर में आर्द्रता। तो आप समझ सकते हैं कि जिनकी कफ प्रकृति मुख्य है उनकी स्किन ऑयली होगी, उनके बाल सही होंगे, जिसे कहा जाता है कि सुंदर बालों की श्रेणी होगी उनकी। इसके अलावा उनकी स्मृति भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है कफ प्रकृति वालों की, जिन्हें देर में भले ही याद हो पर उन्हें लंबे समय तक याद रहता है। साथ ही उनकी स्मृति के साथ साथ उनकी दृष्टि यह भी बहुत ही सम्यक मानी जाती है। इसके अलावा हम अन्य उपायों से अपने शरीर में कफ की प्रधानता को पहचान सकते हैं, जैसे स्थिरता, गंभीर चाल, स्मृति का बहुत अच्छा होना, जैसे भले ही आपको देर में याद हो पर आप लंबे समय तक उसे याद रख सकें। साथ ही गर्मी कम लगना, पसीना कम आना, भूख प्यास कम लगना, प्रसन्न वदन रहना, अर्थात व्यक्ति सर्वदा प्रसन्न रहता है, मन तथा इंद्रियों का प्रसन्न रहना। साथ ही जोड़ों में गठीलापन परंतु शरीर में लचीलापन होना। इस प्रकार से आप कफ को अपने शरीर में पहचान सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कफ के प्रकोपित होने के क्या कारण हैं। तो सर्वप्रथम, जैसे कि बाल्यावस्था में कहा हुआ है कि कफ प्रधान होता है और बालक अधिक सोते हैं, तो उनमें कफ अधिक होता है। ऐसे ही यदि आपका कफ प्रधान है और यदि आप दिन में सो रहे हैं, दिन में आपका शयन अधिक हो रहा है, 5-6 घंटे के लिए आप लगातार सो रहे हैं, अथवा आप आधे घंटे के लिए भी सो रहे हैं, तो वह आपके शरीर में कफ को बढ़ाता है। इसके ही अलावा आप अधिक मीठे पदार्थों का सेवन, मीठी चीज़ें अधिक खाना, शीतल पेय पदार्थों का पीना, कार्बन युक्त ठंडे पदार्थों का पीना, ये सभी आपके शरीर में कफ को बढ़ाते हैं। अतः प्रयास करें अपनी प्रकृति जानें तथा गुनगुना पानी पिएं। यह आपके शरीर को, आपके पेट को सर्वदा सम्यक रखेगा। आगे हम जानते हैं कि इस कफ दोष के प्रशमन के क्या क्या उपाय हैं। तो आप दूध में हल्दी मिला करके पिएं, यह आपके कफ को संतुलित रखेगा। इसके अलावा आपके गले में जमे हुए कफ को निकालने के लिए आप वमन कर सकते हैं। वमन अर्थात उल्टी। आप लगातार बिना रुके कम से कम 4 से 5 ग्लास पानी पिएं। सेंधा नमक मिला करके यदि आप और अधिक पी सकें तो लगातार पानी पीते रहें तथा धीरे से उस पानी को अपने उदर भाग से बाहर निकाल दें। यह आपके पित्त का भी शमन करेगा, साथ ही आपके गले में जमे हुए कफ को भी दूर करेगा। कफ का दूर करने के लिए आप पंचकर्म चिकित्सा में नस्य का प्रयोग करें। नस्य में आप तेल के द्वारा अपने कपाल की सफाई करते हैं। इसमें आप भिन्न भिन्न तेलों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नारियल का तेल, बादाम का तेल, तिल या सरसों का तेल। इस प्रकार से आप प्रयास करें कि नाक में कम से कम एक छिद्र में 5 से 6 बूंद डाल करके उसे सिर की ओर आने दें। ध्यान दें कि तेल गले की ओर नहीं आना चाहिए। यदि आपका तेल गले की ओर आ रहा है, आपको चुभन हो रही है, इसका मतलब यह है कि वह तेल वेस्ट हो गया, अर्थात उसका कोई प्रभाव नहीं होगा आपके शरीर पर। अतः प्रयास करें कि वह तेल आपके सिर की ओर ही जाए। कुछ देर में आपको अनुभव होगा वह जितना आपका जमा हुआ कफ है शरीर से बाहर निकालेगा। इस प्रकार हमने देखा कि पंचकर्म चिकित्सा में आप नस्य कर सकते हैं, साथ ही षटकर्म चिकित्सा में आप जल नीति, सूत्र नीति कर सकते हैं। तो जल नीति में आपने एक नासिका भाग से दूसरी ओर जल निकालना होता है तथा वह निकला हुआ जल आपके मस्तिष्क में जमा हुआ, आपके नासिका में जमा हुआ जितना भी कफ है उसे वह बाहर निकालता है। इसी के साथ साथ आप रबर नीति या सूत्र नीति भी कर सकते हैं। यह भी आपके कफ को शरीर से दूर करने में सहायता करता है। इस प्रकार हमने पंचकर्म तथा षटकर्म चिकित्सा के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि आप कैसा आहार लें, किस प्रकार का सेवन करें जो आपके शरीर में उत्पन्न या आपके शरीर में वर्तमान कई समय से जमा हुआ कफ उसे आप निकाल सकें। तो आप कफ के प्रशमन के लिए सर्वप्रथम सुबह प्रातः काल खजूर कल्प करें, अर्थात खजूर का सेवन करें। आपने विधि ऐसे लेनी है कि प्रारंभ में आपने
थोड़ा सा खजूर खाना है तथा गर्म पानी पीना है, फिर थोड़ा खजूर खाया, फिर गर्म पानी पिया। ऐसे करते करते कफ आपका धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलेगा। इस प्रकार से आप आहार में खजूर कल्प के साथ लौकी कल्प भी कर सकते हैं। अर्थात आपको दिन में जब भी भूख लगे आप केवल लौकी का ही सेवन करें। साथ ही आप कफ दोष की निवृत्ति के लिए भूखे रहें, क्योंकि कहते हैं कि जब आप भूखे होते हैं तो भूख आपके दोषों को खाती है। तो कफ दोष को नष्ट करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, यदि आप 2 से 3 दिन उपवास कर सकें तो वह आपके कफ दोष को दूर करेगा। इस प्रकार से आपने जाना कि कफ दोष को दूर करने के क्या उपाय हैं। साथ ही हम प्राणायाम का अभ्यास देखते हैं कि कफ दोष को दूर करने के लिए हम किन किन प्राणायामों का अभ्यास करें। तो जैसे कि सामान्य भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम तो आपको करना ही है। इसमें विशेष रूप से आप उज्जायी प्राणायाम करें। उज्जायी प्राणायाम विशेष रूप से आपके कंठ को सुधारने के लिए होता है और कफ विशेष रूप से गले में ही जमा हुआ होता है। अतः इस उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास करें। सर्वप्रथम आप आंखें बंद करके पूरी श्वास बाहर छोड़ें, जालंधर बंद लगाएं अर्थात गले को टाइट करें और मुख बंद करते हुए धीरे धीरे आवाज़ करते हुए आपको श्वास अंदर लेनी है। जब श्वास पूरी प्रकार से अंदर ले लें तो श्वास को थोड़ी देर रोक करके रखें, जब तक आप रोक कर रख सकते हैं यथा सामर्थ्य। फिर धीरे धीरे बाईं नासिका छिद्र से श्वास को बाहर छोड़ना है। ऐसे कम से कम आप 5 से 10 बार अभ्यास करें। मैक्सिमम आप 11 से 15 बार कर सकते हैं, उससे अधिक आपको नहीं करना है। अतः अभ्यास करें इस प्रकार से, श्वास पूरी बाहर छोड़ें, गले को टाइट करें, आवाज़ करते हुए श्वास अंदर भरेंगे। श्वास रोक कर रखें। धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। इस प्रकार से आप इसके 5 से 10 सेट कर सकते हैं। यह आपके गले में जमे हुए कफ को शरीर से बाहर निकालेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है, यदि आप कभी नस से करते हैं, किसी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और आपको ऐसा अनुभव होता है कि गले में कफ आया है, तो उसे बाहर निकालना है, अंदर नहीं लेना है। नहीं तो वह आपके आंतों में जाकर के आपके मल के साथ यह और गलत प्रक्रिया शुरू कर देता है। अतः प्रयास करें कि आए हुए कफ को शरीर से बाहर निकालें। इस प्रकार से प्राणायाम के साथ साथ आप गत्यात्मक आसनों का भी अभ्यास करें, व्यायाम का भी अभ्यास करें, वह भी आपके शरीर से कफ को बाहर निकालने में सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से हमने जाना कि कैसे कफ दोष हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, कफ दोष से उत्पन्न कौन कौन से रोग हैं, इसका हम निदान कैसे कर सकते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, प्राणायाम क्या हैं, इस प्रकार से हमने देखा। तो ऐसे ही आयुर्वेद के भिन्न विषयों को, वात पित्त कफ जैसे त्रिदोष सिद्धांत जैसे गूढ़ विषयों को जानने के लिए, समझने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, इंडिया टीवी के साथ। आपके सामने उपस्थित होंगे पुनः एक नए विषय को लेकर के। तब तक हमें आज्ञा दें। प्रणाम।